हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल्ड अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी लोगों को क्लास 10th गणित मॉडल पेपर सन 2023 में जो आपका पूछा जाएगा, यूपीएमएससी ने जल्द ही इस मॉडल पेपर को जारी किया है। क्योंकि इस बार हाई स्कूल का जो मॉडल पेपर आया है, यानी जो इस बार एग्जाम होंगे आपके सन 2023 में, उसका जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि इस बार क्या हुआ है, 20 नंबर यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 नंबर आपके बहुविकल्पी होंगे। उसके बाद 20 नंबर यानी 20 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर में से हमें 20 नंबर आपको दिलाने हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और सुनिए, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी टिक आउट होगा, यानी बहुविकल्पी होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस बार क्या हुआ, 20 नंबर का आपका टिक आउट वाला होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को मॉडल पेपर समझाने जा रहे हैं जो आपकी 23 में बोर्ड पैटर्न जैसा होगा। तो जिन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, घर में रहकर पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये है, क्योंकि सभी को समझना जरूरी है कि कैसे आता है। क्योंकि एग्जाम में दो चीज़ें होती हैं, हमें पेपर को सॉल्व भी करना होता है और टाइम को भी बचाना होता है, ठीक है। टाइम के अनुसार पेपर को हमें करना होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पेपर को सॉल्व कराया गया है। आप गूगल में यूपीएमएससी पे जाकर आप लोग सन 2023 के मॉडल पेपर को सर्च करेंगे और फिर मैथ का जब आप ओपन करेंगे वेबसाइट पे, तो आपका जो आज हम पेपर समझाने जा रहे हैं ये आपको गूगल पे मिलेगा, ठीक है। जब आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप लोग अपने फ़ोन से सर्च करके उसी पेपर को देख सकते हैं कि जो पेपर आया है उसी पेपर को समझा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिए, इसी पैटर्न के अनुसार आएगा। और जब सरकार ने खुद दिया हुआ है इस प्रकार का पेपर आएगा, तो इससे क्वेश्चन फंसने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, 20 नंबर का जो टिक आउट आएगा, बहुविकल्पी आएगा, उसके लिए आपको ओमैर सीट मिलेगी। उसमें आपको टिक आउट करना है, आप गोला बनाना है। ये हम आप लोगों को सीट भरना बाद में बता देंगे जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पेपर को सॉल्व करने के बारे में, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएगा, आप बताते हैं। तो हम आज आप लोगों को 22-23 के एग्जाम में जो 23 में पेपर दिया है उसके बारे में सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा होता है क्या? विकल्प पहला दिया है अशांत, दूसरा दिया हुआ है शांत, ओके, और तीसरे में लिखा है उपरोक्त दोनों, चौथे में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो सबसे पहले आप लोग देखें परिमेय संख्या क्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है आपकी, जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं वो आपकी P अपॉन Q के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? P अपॉन Q के रूप में, यानी जो बटे के रूप में लिखी होती है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 3/2, 4/2, ठीक है, 5/3, या कोई भी संख्या, आप ऐसे बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। ये सब क्या है? आपकी परिमेय संख्या। तो इनको बोला है क्या, इनके जो दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार कब होगा? जब इनको हम भाग देते हैं। अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम 2 को 3 में भाग कराते हैं, बात को समझिए, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, 4 और 2 दिया है, ठीक है, 2 दूनी 4, पूरा कट गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकती है। देखिए यहीं पर भी हो गया। कुछ आपको ऐसी संख्या मिलेंगी जो आप डिवाइड करते चले जाओगे और आपकी होती चली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता 20/3। जब 3 को अब करते, अब 3 को जब हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18, आपका 20 बच्चा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ, फिर 6 बार में जाएगा, 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, फिर 6 बार में करेंगे। आप ऐसे इसको करते चले जाएंगे। ये आपकी अशांत होगी, ठीक है, और ये आपकी शांत होगी। यानी अशांत शांत क्या कह सकते हैं हम?
शांत भी हो सकती हैं, अशांत भी हो सकती हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा। क्या लिखा है? उपरोक्त दोनों, यानी आपकी शांत भी परिमेय संख्या हो सकती है और अशांत भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। क्या लिखना है आपको? उपरोक्त सभी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, उपरोक्त सभी में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा बोला गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। विकल्प दिए गए हैं सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा विकल्प है आपका सदैव परिमेय संख्या। ठीक है, और तीसरा विकल्प है परिमेय या अपरिमेय संख्या, और इसके बाद चौथा विकल्प है एक। तो सबसे पहले शून्योत्तर परिमेय संख्या होती कौन है? शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, यानी शून्योत्तर परिमेय जो शून्य होती है आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। बाकी आपकी जितनी परिमेय संख्या होंगी तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी पहले आपको समझिए। जो परिमेय संख्या शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होती, ठीक है, शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है परिमेय देखो, शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आपकी बटे में लिखी होती हैं वो सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जैसे आपकी यहाँ पर लिखी थी 3/2 या 4/2, अभी हमने यहीं पे लिखा था, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। और उसके बाद कहा है अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय देखिए संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जो रूट में लिखी जाए या पाई में लिखी जाए। जैसे एग्जांपल √2, ठीक है, √3, √5 या पाई। ये जो आपकी संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्या होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और यहाँ पे अगर ये हम लिख दें 3/1 तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि हर एक संख्या के नीचे एक होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें only 5 तो ये भी आपकी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि एक इसके नीचे हम लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ आपका 7 तो ये आपकी क्या होगी? परिमेय होगी क्या अपरिमेय? ये भी आपकी परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है एक परिमेय संख्या, क्या बोला है? एक परिमेय संख्या गुणे में अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। देखिए समझिएगा, तो परिमेय संख्या को हम मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 ले लिया, ठीक है, और अपरिमेय संख्या कौन है? √2। और जब इनका हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 5√2, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय है। अपरिमेय है ना संख्या, जब गुणनफल क्या मिलेगा हमें? अपरिमेय। तो आप कह सकते हो कि पहला वाला विकल्प क्या लिखा? सदैव अपरिमेय संख्या। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपका? सदैव अपरिमेय संख्या। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा असदैव संख्या होता है। ओके बेटा, चलिए आगे देखिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है? लिखा हुआ रेखाओं x बराबर 0 और क्या लिखा हुआ? x बराबर 0 और 2x प्लस का 3y बराबर 12, ये आपको दे रहा है। x बराबर 0 और आपको ये दे रहा है। इससे कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु के जो विकल्प दे रहा है वो देखिए क्या दे रहा है? वो दे रहा है 4,0। दूसरा दे रहा है आपको 0,4, अगला दे रहा है 0,-4, इसके बाद आपको दे रहा है -4,0। ये आपको विकल्प दे रहा है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। ये आपको विकल्प दे रहा है और कह रहा है कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले देखिए जो आपके जो बिंदु लिखे होते हैं उनके लिखने का तरीका क्या होता है? वो जो बिंदु होंगे आपके x, y में लिखे होते हैं। किस में लिखे होते हैं? x, y में। तो ये भी आपका x, y लिखा होगा, तो ये भी आपका x, y होगा, ये भी हमारा x, y होगा। तो ऑलरेडी आप ध्यान से देखेंगे तो x बराबर 0 दे रहा है। क्या दे रहा है? x बराबर 0 दे रहा है। तो x बराबर 0 किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें, यानी ये वाला विकल्प, ये वाला विकल्प बिल्कुल आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी x की जगह 4 है, माइनस का 4 है और x बराबर 0 दे रहा, तो ये विकल्प कहां से सही हो सकता है? सिंपल सी बात, इन दोनों की बात कर रहा है। अब इन दोनों में पता करना है कौन सा हमारा विकल्प सही है, बस ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों में पता करना है। तो आपको पता है समीकरण क्या दे रहा है? 2, x की जगह हमारा 0 दे रहा है, ओके, बड़ा, और उसके बाद प्लस का
3y इक्वल 12, ठीक है, बराबर में 12, जीरो कराएंगे जीरो जाएगा, फिर बचेगा 3y बराबर 12 बचेगा, ठीक, 3 चको 12, y बराबर कितना आया 4, y का मान 4, y का मान किसमें 4 है इसमें, यानी x बराबर 0 y बराबर 4, अपनी विकल्प नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। यानी कौन सा विकल्प सही है, सेकंड नंबर, क्या दिया हुआ है 0,4, आपका विकल्प सही है, ठीक है बेटा, ओके, आया समझ में। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा हुआ है 5th नंबर में लिखा हुआ है, आपका ध्यान से देखिएगा बेटा, 5th नंबर में लिखा हुआ है, नहीं इसके पहले 4 नंबर आपको बताना है, ये 3rd था, अब बताएंगे आपको पहले 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या, कौन सी, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष फल जो बचता है वो 5 और 8 बचे। क्या कह रहा है, सबसे पहले दिया है 70 और उसके बाद दिया है 125, और जो शेषफल बचना चाहिए, यानी हम शेषफल जो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, शेषफल को पहले घटा देंगे, कितना कितना दिया है, पहले वाले में दिया है 5 और इसमें 8, क्रमशः का मतलब, यानी 70 से 5 घटाएंगे, 125 से 8 घटाएंगे, तो जब 70 से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 65 मिलेगा, ठीक है, और 125 से 8 घटाएंगे तो 117 मिलेगा। अब इन दोनों को बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF, यानी हम मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा। तो निकालने के कई तरीके होते हैं, एक भाग से होता है और एक लासा निकाल के मासा निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे निकाल सकते हो। सबसे इजी तरीका है, आप 65 का अलग करा लीजिए, एक इससे जाएगा आपका 5 से चला जाएगा, 5 × 5 5 × 15 और 13, इसके बाद 117 बच्चा, ये किससे जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, 13 से भी चला जाएगा, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27 और 13 एकम 13। जो आपका जो 65 का जो मल्टीपल निकला वो 5 × 13 निकला, 65 का मल्टीपल क्या है 5 × 13, और उसके बाद जो 117 का निकला बेटा वो 9 × 13 निकला। और जो HCF निकालने का तरीका होता है, क्या बेटा, जो HCF निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखिएगा, जो दोनों के गुणनफल में जो चीजें सेम मिलती हैं, जो दोनों में होती हैं, उस वही आपका HCF होता है। ध्यान से समझे, जो दोनों के गुणनखंड में जो संख्या सेम होती है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 13, यानी आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, कौन सा, विकल्प नंबर फर्स्ट आपका 13 सही होगा एकदम, ठीक है, ओके बेटा। आप लोग इसे नोट करते चलेंगे, आप लोग इन सवालों को नोट करते चलेंगे, ठीक है। कॉपी उठाइए, डालिए, सन 2022-23 यानी जो 23 में मॉडल पेपर UPMSC ने, आप गूगल में जाइए और उसे सर्च कीजिए, आपको ये पेपर मिलेगा, ठीक है बेटा। नोट करते चलिए इसे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए आपका लिखा हुआ है, 5 नंबर में जो आपका लिखा हुआ है समीकरण 2x + ay, क्या लिखा हुआ है, पहले देखिए लिखा हुआ है 2x, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का ay बराबर 1, पहला समीकरण ये दिया है। और दूसरा जो लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y बराबर 7, 5 नंबर है आपका सवाल, ये कौन सा है 5 नंबर, ठीक है, का कोई हल नहीं है, अब a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़, हम कुछ फार्मूले बताए दे रहे हैं, उनको समझेंगे फिर इसको समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के पहले क्या समझेंगे हम लोग, फार्मूलों को समझेंगे। देखो, अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, इसके अनेक हल होते हैं, क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल होते हैं। अगर यहीं पर हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अगर ये आपका एक बराबर नहीं होता, यानी एक बराबर होता है दूसरा बराबर नहीं होता है, उसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आपका, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया,
अगर आपका कोई भी बिंदु बराबर ना हो, यानी A1 ना बराबर हो तो इसके, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये कोई बिंदु आपके बराबर ना हो, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक हल। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक हल। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो इसमें कहा है कोई भी हल नहीं है, तो कोई भी हल नहीं है वाला फार्मूला ये लगेगा। इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो हमको A1 A2 पता होना चाहिए। तो बेटा आपका इस सवाल में यहाँ पे क्या करा देंगे? तो तुलना। ठीक है, की तुलना क्या लिखेंगे? की तुलना किससे कराएंगे? A1x प्लस का B1y और बराबर में प्लस का C1 बराबर 0, इससे करा देंगे। तो A1 के जो मान निकलेंगे वो 2 होंगे, जो B1 के निकलेंगे वो A होंगे, जो C1 के होंगे वो 1। वो आपका 1 इस साइड आएगा, जो पूरा समीकरण जो बनेगा वो आपका ये जो समीकरण इसको बनाओगे 1 इधर लिख देंगे तो है माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु दिया है आपका, दिया हुआ बेटा 3x माइनस का 5y और 7 को इधर लिख लेंगे तो माइनस का 7 बराबर 0। उस माइनस का 7 बराबर में उधर है। ठीक है, आप इधर ले लेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। की तुलना जब हम कराएंगे तो हमारा जो A2 किससे कराएंगे? A2x प्लस का B2y। देखिए हम आपको पूरा सवाल समझा रहे हैं कैसे करना है। आप जरूरी नहीं ये तुलना लिखें, आप A1 A2 डायरेक्ट सवाल लिखेंगे और डायरेक्ट मान रख देंगे। ठीक, हम आपको समझा भी रहे हैं साथ में। ठीक है, बहुविकल्पी करेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। पहले देखिए A2 बराबर 3 है और B2 बराबर -5 है। ठीक है, और जो C2 है वो माइनस का 7 है। ठीक है, और जो कोई हल नहीं है उसमें आपका ये फार्मूला होता है ये। ठीक, आप डायरेक्ट करेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ से मान लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है A1 B1 C1 ये है डायरेक्ट नहीं। जैसे कि A1 की बात कर रहा है फार्मूला ये वाला, कोई हल नहीं है। आपका फार्मूला कौन सा है? ये वाला। अभी हम आपको फार्मूला लिखे ले रहे हैं क्योंकि आपको समझाना भी है। ठीक है, ओके, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप लोग पेपर में सब कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि आप वो विकल्प में टिक करना है। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आपको टाइम बचाना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। A1 आपका 2 है, ओके, A2 आपका 3 है बराबर, ये हमारा B1 कितना है? वो A है, B2 है माइनस का 5। ओके, हल नहीं है कोई, यानी यहाँ पे इसका मान नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब कहता है बराबर नहीं है, डज नॉट। ठीक है, C1 है आपका माइनस का 1, C2 है माइनस का 7। ठीक है, आप माइनस से काट भी सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है वो करने से। क्यों? क्योंकि देखो इसका मान निकालने के लिए हम वो बिंदु लेंगे, देखो ये बराबर नहीं है तो इसका काम इधर वाले का खत्म, कोई फायदा नहीं। अब हमारा ये 2 काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बराबर है इसके, तो क्या हो जाएगा? 2/3 बराबर किसके? 1/-5। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। गुणा कराएंगे, 1 का 3 में कराएंगे तो 3a आएगा, 5 का इसमें कराएंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 10/3। a बराबर क्या आ गया? माइनस का 10/3। विकल्प आप कौन सा सही है? थर्ड नंबर में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, माइनस का 10/3। आप इसे सही कर देंगे, यानी इसमें आप गोला भर देंगे। ओके बेटा, समझ में आया? आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आया? ओके, इसे नोट करिए, जल्दी से नोट करते चलेंगे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका 6 नंबर के ऑप्शन में लिखा हुआ, सबसे पहले सवाल दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x²। पहले सवाल को नोट करते चलते हैं। 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है आपका 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है और ऑप्शन आपके दिए गए हैं। दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है। अच्छा, विविक्त कर का फार्मूला भी आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है समीकरण के मूल समीकरण नहीं है, वास्तविक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है समीकरण का विविक्त कर 0 है। चौथा ऑप्शन है आपका समीकरण के मूल वास्तविक है। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका a ये होता है, b ये c होता है। कैसे होता है? की तुलना कराते हैं, की तुलना। जब की तुलना करेंगे किससे करेंगे? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से।
तो जो ए आपका 2 निकल आएगा। ए क्या है आपका 2, बी क्या है -4, सी है आपका 3, ये है आपका। ओके, इतना समझ में आया बेटा। अब आगे देखिए, आप इसी की जगह ए की जगह ए, बी की जगह बी रखेंगे तो डी बराबर बी की जगह क्या है आपका -4, आप -4 रखेंगे -4। ए में है आपका 2, सी में है 3। ओके, तो डी बराबर आ जाएगा 4 चक्कू 16, माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाता है, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो डी बराबर जब 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 आएगा, ये आपका डी बराबर आ जाएगा, यानी विविक्त कर बराबर आपका आ जाएगा। अब ऑप्शन आपके जो दिए थे उसके अनुसार सबसे पहले एक चीज और आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए जो ऑप्शन होते हैं, जो मूल जो रूप होता है इनका क्या होता है। देखो, जब आपका, इसको साइड रखते हैं, जब आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब आपका d बड़ा होता है 0 से, यानी विविक्त कर का जो आंसर आता है, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा ये d, समझिए जो आपका जो यहाँ पे निकल के आता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो d अगर आपका 0 से बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम मूल वास्तविक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मूल वास्तविक। अगर d जो होता है 0 के बराबर हो, यानी d जो आपका विविक्त कर का जो आंसर है वो अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल, क्या बोलेंगे, मूल होगा और वास्तविक होगा। समझ लीजिएगा, मूल होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, मूल होगा और आपका वास्तविक होगा, और क्या हो सकता है, और बराबर है। और क्या है बेटा आपका बराबर। ठीक है, ओके, याद समझ। अगर अब यहीं पर आपका जो d होता है, d बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए और 0 बड़ा हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, कह सकते हो जो मूल होते हैं वो होते हैं काल्पनिक। क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनको देखते हम ऑप्शन में टिक करेंगे कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है। तो हाँ देखो, विविक्त कर जो आपका आंसर आया है, विविक्त कर आंसर जो आया है डी, ये 0 से कम है, यानी 8 आपका 0 से कम है या नहीं है। हाँ है आपका 8 से कम है 0 या नहीं। कैसे पहचानेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे 0 होता है 1 2 3, ऐसी संख्या होती है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होता है ऐसा। ठीक है, इधर की संख्या आपकी माइनस की होती है, इधर की संख्या आपकी प्लस की होती है। तो 0 से कम, इधर की संख्या जितनी भी माइनस होंगी वो सारी होगी ना, तो 0 से कम है। तो ये आपका ऑप्शन सही है या गलत है? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है विविध कर 0 से कम है, विविध कर 0 से कम है। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन ही 8, इसका आंसर कितना है 8 आया, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है समीकरण से कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि कह रहा मूल, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, डी का जो मान है अगर बड़ा होता है 0 से तब मूल वास्तविक होता है, पर यहाँ पर जो डी है, ठीक है, वो बड़ा है 0 से, यानी 0 कम है, तो ये मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी आपका ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद लिखा है समीकरण का विविध कर 0 है, तो समीकरण का विविध कर 0 है नहीं, क्योंकि -8 है, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन गलत होगा। फिर आगे लिखा है समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है आप बताइए। क्यों? क्योंकि आपका d जो है 0 से क्या है, ये अगर मूल वास्तविक होते तो आपका कोई 0 से बड़ी संख्या अगर प्लस का 8 होता तो मूल वास्तविक होते, तो यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा? ए और बी सही है। तो आप अगर नीचे देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है ए और बी सही है। पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए और बी सही हैं, तो आप ए और बी सही पर टिक कर देंगे। ओके बेटा, 2 ऑप्शन देगा, उसके नीचे आपको दे देगा ए और बी सही है, तीसरा दिया ए और डी सही है, तो आपका ए और बी सही है, उस पर आप टिक लगा देंगे। ओके बेटा, इसे आप लोग सवाल को नोट करते जरूर चलेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 8।
नहीं, सवाल नंबर 7। पहले क्या देखते हैं, 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल में आपका लिखा हुआ है, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर में लिखा है AOBC एक आयत है। सबसे पहले उसने कहा है वो हम लोग करेंगे, पहले बोला आयत, तो आयत का हम चित्र बना लेंगे। आयत में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं, ये इसके समान है, ये इसके समान, ये आयत होता है। नामकरण कैसे करना है, AOBC चित्र में लिखा हुआ है AOBC यानी AOBC, ठीक है। जो A है वो आपका है 0,3 और जो O है वो भी है 0,3 और जो B है वो है 5,0। C का मान नहीं दिए हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। आयत का जब हम विकर्ण निकालते हैं, आपको बोला गया विकर्ण निकालने को, जब हम आयत का विकर्ण निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमें कोई भी दो बिंदु दे देता अगर आमने सामने का, तो हम लोग निकाल देते। तो अगर यहाँ पे O भी नहीं देता तो भी हम लोग विकर्ण निकाल देते, ठीक है। तो C नहीं दिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो सीधे हमें क्या निकालना है, A और B, नहीं विकर्ण निकालने मतलब है A और B के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको पता है A बिंदु किसके बिंदु, A और B के बीच का विकर्ण जब निकालेंगे, का विकर्ण जब विकर्ण निकालेंगे आयत का AOBC का विकर्ण जब विकर्ण निकालेंगे, बिंदु आपके रहेंगे AB, ठीक है। तो इसके दूरी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बेटा होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जिसमें से आपका ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो आप x1 की जगह क्या रखेंगे, 0 जो दिया है, x2 जगह 5 दिया, आप 5 रखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y1 की जगह आपको दिया है 3, आप 3 रखेंगे, y2 की जगह 0 दिया, आप 0 रखेंगे, और जो जो कह रहा है आप वो करते जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब जो 5 यहाँ पे 5 में से 0 हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, और माइनस के 5 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ओके बेटा, आगे देखिए, यहाँ पे बचेगा आपका 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा डी बराबर निकल रहा। आगे देखिए, 25 और 9 को जब जोड़ेंगे तो रूट में आएगा 34। कितना आएगा, 34, ठीक। 25 में कितना होता है, 34। आप देखेंगे ऑप्शन में 34 है कहीं पर, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में 34 है। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कौन सा, थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखो रूट में 34 लिखा हुआ है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन रूट 34 बिल्कुल करेक्ट सही होगा, क्योंकि पहले में 5 दिया बिल्कुल गलत है, दूसरे में 3 दिया गलत है, तीसरा आपका रूट 34 दिया है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 34 रूट में जो लिखा है उस पर टिक करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, और इस मेथड को आप लोग नोट भी करते चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास, ठीक है, बस नोट करते चलिए। ओके, जल्दी से नोट करिए। ओके बेटा, चलिए, आपका दिया हुआ है 8वां सवाल लिखा हुआ है, यदि समीकरण, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, यदि समीकरण x स्क्वायर के एक्स, पहले लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, बाकी आपके लिए तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 5/4 बराबर 0 है। अगर आपको ये सवाल दिया है, आगे आपसे बोला गया है कि एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब मूल 2 दिए, एक k है एक x है, तो k का मान ज्ञात करना है, और x का ऑलरेडी आपको दे चुका है, यानी x बराबर कितना दे चुका है, 1/2, ठीक है। x बराबर 1/2 दे चुका है, तो जहां जहां आपका x है वहां वहां पे आप क्या रख देंगे, 1/2, ठीक है। तो x गया, जब 1/2 रखेंगे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस k यहाँ पे इनटू में 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इसका 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, प्लस इसका गुणा कराएंगे k2 नीचे माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम मिल जाएगा, मिलेगा 4 एलसीएम। ओके, 4 को जब 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 आएगा, यहाँ पे 2 को जब 4 भाग देंगे 2 आएगा, 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा 2 क्या आएगा, -4 को 4 से जब डिवाइड कराएंगे
तो एक आएगा, एक का गुणा 5 से कराएंगे 5 आएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 के ऊपर लिखा हुआ है 5 में से जब 1 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। अच्छा यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे सॉरी माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि 5 आपका बड़ा है, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। और 4 का तिर्रे गुणा करा देंगे 0 में तो 4 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ओके, आ रहा समझ में? तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा 2 के बराबर 4 आपका उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे माइनस था उस साइड गया तो आपका क्या हो गया? प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 दूनी 4, तो जो k का मान आएगा वो आपका 2 आएगा। बस k का मान क्या आ गया? 2 आ गया। आपसे बोला था k का मान निकालिए। अब तुरंत आप ऑप्शन में देखिए कहीं पर 2 लिखा है, तो जैसे हमने ऑप्शन पे जाते हैं तुरंत देखते हैं कि फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर में ही लिखा हुआ है 2, तो फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा 2। यानी आप पेपर में जो हमारा सीट मिलेगी 2 नंबर को 7वें सॉरी कौन सा सवाल है? 8वें सवाल में, कौन से? 8वें सवाल में बेटा आप तुरंत फर्स्ट नंबर के ब्लॉक को तुरंत एक वो जो है पूरा डॉट पेन से भर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8वां सवाल। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल। कौन सा नंबर? 9 नंबर। देखिए 9 नंबर सवाल में ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं मतलब 2 त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज आपका ये बना हुआ है। ठीक है, पेन चेंज वो कर लेते हैं, चेंज कलर। ये दो त्रिभुज बने हुए, एक ये त्रिभुज है, एक और त्रिभुज यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समरूप होने चाहिए, छोटे बड़े की बात नहीं करते। ठीक है, समरूप है। एक त्रिभुज ये है, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये है हमारा। ठीक है, 2 त्रिभुज अगर समरूप हैं तो अगर समरूप कब होंगे तो उनकी शर्तें क्या? तो ऑप्शन में दी गई हैं, लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट लिखा है यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। कोण का मतलब जो एंगल होते हैं, ये कोने के जो मान होते हैं बराबर होंगे ना। हाँ, दोनों जब बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है उनके कोण भी बराबर होंगे। बराबर होंगे तो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ पे होना चाहिए कि पहला ऑप्शन नहीं सही है। यहाँ पे बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है आपका। वेरी गुड, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में है। यस, इनकी जो भुजाएं एक ही, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके ये है, समांतर है ना, तो बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन सेकंड भी आपका सही है। यानी थर्ड में लिखा है उपरोक्त दोनों। यस, आपका थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है उपरोक्त दोनों, तो आप थर्ड नंबर ऑप्शन में जो लिखा है उपरोक्त, ठीक है, दोनों, आप वहां पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऊपर के जो दोनों ऑप्शन दिए दोनों सही हैं, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट जरूर करते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन वाले तो क्या हुआ, अकड़ बकड़ नहीं खेलना है, बम्बे बोल। ठीक है, और सवाल को समझना, मैथड को समझना। चलिए जल्दी से नोट करिए। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 10 लिखा हुआ है यदि एक समकोण ABC में आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज है, उसमें से ABC नाम दिया हुआ, जिसमें C आपका 90 एंगल पे, तो आप यहाँ पर एक सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सीधी रखी कर देना और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा त्रिभुज है। यहाँ पे आपका 90 एंगल का कोण बनेगा, पर इसको ध्यान देना, C नाम देना है, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब कुछ भी क्या जो इसमें दिया वही देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से AC 3 है, तो AC आपकी जो है ये 3 है। ओके, आगे लिखा है, आगे लिखा सेंटीमीटर, और BC 4 है, BC हमारी 4 है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका माप, जो C से जाएगी और ये जो माध्यिका काटेगी, ये C से जाएगी, इसके बाद जो माध्यिका बनाएगी, कह रहा है उसकी माप बताइए कितनी होगी। तो सबसे पहले याद कीजिए इसकी बतानी है, यहाँ पे हम D मान लेंगे, यानी आपको D और C के बीच की दूरी निकालना है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया होता तो हम इसकी निकालने में कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, तो इसके पहले हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा कर्ण होता है, क्योंकि 90 एंगल के जो जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं 90 डिग्री की जो जस्ट सामने होती है उसको बोलते हैं कर्ण। ये हमारी लंब है, ये आधार है। तो आपको फार्मूला पता होगा, क्या पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपसे ऑलरेडी पूछ रहा है क्या होगा,
ठीक है, कर्ण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, आधार में कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब में कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16 प्लस का 3 3 9। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण में कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25। अब यहाँ का वर्ग अगर हटाएंगे कर्ण का तो यहाँ पे ये 25 रूट में आ जाएगा। ओके, बात को समझिएगा। ठीक है, 25 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर रूट में आ जाएगा। यहाँ का जब रूट से कर्ण 25 निकलेगा तो 5, यानी जो पूरी दूरी है आपकी, क्या बेटा, जो पूरी दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है पूरी। लेकिन आपको पता करना है सिर्फ यहाँ जो आपकी सी से लेकर यहाँ तक की जो दूरी जाएगी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी जाएगी वो बीचों बीच में, यानी बी और ए के बीचों बीच में काटेगी ना, क्योंकि 90 एंगल से जा रही है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर ये हमारी पूरी दूरी 5 है तो इसकी आधी दूरी क्या होगी। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, अगर ये पूरी दूरी 5 है तो अगर हम 5 को आधा करें तो क्या कर सकते हैं, 5 को अगर हम 2 से आधा करने मतलब भाग देना, 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी पॉइंट लगा के, यानी इतनी जो दूरी होगी वो 2.5 होगी। ये भी हमारी 2.5 होगी तो हम 2.5 कर देंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आपको इसकी बताना है दूरी, तो ये अब देखो, अब यहाँ से बताना है तो इसको 90 डिग्री बन गया हमारा कोण। ठीक है, ये हमारी दूरी हो गई। ठीक, एक ये आधार, ये यहाँ से आपको बताना है। तो अब आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका देखो, यहाँ से कोण बनना है, अब यहाँ से ले रहे हैं ना, तो जस्ट सामने वाली ये हमारी कर्ण हो जाएगी। बात को समझिएगा, ये हमारी कर्ण, ठीक है, ये हमारी लंब, ये हमारी आधार। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब फार्मूला दोबारा लगाएंगे, फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, चाहे त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे सबसे आसान रहेगा, आप लिखिए त्रिभुज बी डी सी से। कौन सा लेंगे, बी डी सी सी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, तो जो कर्ण हो जाएगी, देखो कर्ण में आपको दिया है कितना दिया है 4, आप यहाँ 4 रखेंगे बराबर 4 का स्क्वायर। आधार में दिया है 4, आधार में आपको क्या दिया है, आधार में दिया है आपको, आधार अगर इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5 का स्क्वायर प्लस लंब आपसे पूछ रहा, लंब कौन है, डीसी, लंब आपका क्या है डीसी। तो यहाँ पे 4 चक्कू 16 बराबर, ये इसका करेंगे तो आता है हमारा 625, अब प्लस का लंब स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, 16 अपनी जगह रहेगा, 625 रहेगा तो माइनस का 625 बराबर में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 में से आप देखो यहाँ पे घटाते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए घटाते समय। तो आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पे 16 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 6 पॉइंट, तो 0.6 आपका 25 होगा। तो एक चीज ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, आप देखो घटाते हैं, 10 में से 5 गए, यहाँ पर हमारा 5 बचेगा, यहाँ बचे कितना हासिल लिया था ना 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा हमारा। ठीक, यहाँ बचे हमारे 5 नहीं 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, यानी 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, इसको घटाने पर हमारा आ जाएगा, ध्यान से 1 मिनट, ये आ जाएगा हमारा 9.75 बराबर में लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल आएगा। अब यहाँ का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.75 रूट में, आ जाएगा 9.75 रूट में बराबर में लंब। अब यहाँ का स्क्वायर हट गया लंब का। ठीक है, अब जब 9.75 का जब वर्ग से बाहर निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से निकाला कैसे जाता है, हर चीज एक चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है, तो आपका 9, ठीक है, 0.75 है। ठीक है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पीछे से जोड़े बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका वर्ग है 3 का, तो 3 3 9,
ओके, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? तो 3 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये पॉइंट लगाए, पॉइंट को लगा देंगे, 3 3 को ऐड करते हैं 6 आता, फिर जोड़े के साथ उतार दें 75 उतार देंगे। अब ऐसी कोई संख्या 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 जाएगा तो 61 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम घटाएंगे 10, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 14 बचेगा। आपका पॉइंट लगा है, जैसे भाग में 0 0 बढ़ाते रहते हैं, आप यहाँ पर भी जोड़े के साथ 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 62 आ जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड सबको आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब किससे जाएगा, 6 दूना 12, सिंपल सी बात 2 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 से कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूना 12। ठीक है, आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन कितनी संख्या बाहर आ जाएंगी, 2.12। एक और काट लीजिए यहाँ पे, तो आपका जो वर्गमूल इसका होता है वो ये होता है। ठीक है, तो एक और आप काट दीजिए, ये आपका ये आ जाएगा, एक और आप आगे संख्या कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3.122 ये आपका लंब हो जाएगा। नहीं, लंब कौन है, DC, यानी DC की जो लंबाई होगी वो आ जाएगी 3122। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में एक कंफ्यूजन ये है बेटा, ऑप्शन में यहाँ पे 3.5 दे दिया है, जबकि इसका आंसर जो आएगा 3.122 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे गलत हैं। इसकी जगह आप जहां पे आप लिखा है 3.5, वहां पे आप ऑप्शंस कर लेंगे 3.122। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही होगा। ओके बेटा, इस सवाल को आप लोग जल्दी से पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, जल्दी नोट करिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 11। कौन सा नंबर है, 11। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल में लिखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बना हुआ है। आपको हम छोटा सा पहले डायग्राम बता के देते हैं कि चतुर्भुज कैसा है। आपका कुछ इस प्रकार से देखिए डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इनमें से ये विकर्ण रेखा होती है, ये विकर्ण रेखा होती है। ये छोटा सा समझाने के लिए कि चतुर्भुज होता है, ये हमारी विकर्ण रेखा होती है। लेकिन शर्त यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए रखी क्या गई है, पहले से यहाँ पे समझ लीजिएगा। शर्त यहाँ पे ये है कि जो विकर्णों की लंबाई है, जो लंबाई यहाँ देखेंगे, लंबाई जो है आपकी वो आपको दी गई है 1.16, यानी एक आपकी 16 दी गई, यानी आप बड़ी होगी रेखा। एक है आपकी कहाँ गई 12, तो 16 से ये थोड़ी सी तो छोटी होगी, आप उसी अनुसार बना लेंगे, इसको छोटी कर देंगे। ये आपकी 12, ये 16। अब इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, जिस जिस पे कटी हुई हैं इनको जब आप ऐसे मिला देंगे तो ये आपका जैसे चित्र में बोला गया है वैसा डायग्राम बन जाएगा। बन गया, तो अब आप इसका नाम दे दीजिएगा ABC, ये हमारा D, और ये केंद्र जहाँ से काटी गई है उसको O बोल देंगे। तो अच्छा एक चीज़ आप बताइए, ये हमारी पूरी कितनी है? अभी आपने देखा कितनी हुई है, 16 है। ये पूरी कितनी है, 16। अगर ये पूरी अगर 16 है तो आधी ये भाई, क्योंकि ये आपस में बराबर होंगी, तो ये बीच में ये बिंदु मिल रहा है। तो अगर ये पूरी 16 है तो इधर 8 होगी, इधर 8 होगी। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई बच्चों? तो यहाँ तक समझे। फिर आगे देखिए, अगर ये हमारी 12 है, पूरी अगर 12 है तो कितनी होनी चाहिए, आधी। तो ये अगर भाई दोनों जो होंगी ये जो भुजाएं आपस में, यानी B से O तक, O से लेकर D तक सेम दूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी 12 है, 20 से O काटा गया है, तो हमारा यहाँ पे पूरी 12 है, तो ये हमारी 6 होगी। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो आगे देखिए, फिर आगे अगर देखेंगे, अगर ये अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक आपका ट्रायंगल ये बनना है, एक ये आपका बनना है, ठीक, एक आपका ये बनना है और एक आपका ये बनना है। और आपको बताने का है जो समचतुर्भुज की है, जो भुजा की लंबाई, जो आपकी ये भुजा बनी हुई, चतुर्भुज की जो भुजा है, एक भुजा की लंबाई आपको बता देना है, ये जो भुजा कितनी कितनी लंबाई की बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सब में कॉमन चीज क्या है कि 8 6 है, यानी 8 6
6 8 8, यानी लंब और आधार जो है सबके सेम, यानी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपके देखो कह सकते हो ओ ए, जो आपका ओ ए है किसके बराबर है, ओ सी के, ओ सी के बराबर है। इसी प्रकार ओ बी, क्या बेटा, ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के, ये आपकी रेखा अपने बराबर है। तो आप किसी भी एक ट्रिंगल यानी एक त्रिभुज को ले लेंगे और आप ये निकाल लेंगे रेखा, तो जो ये इसका मान निकलेगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। क्यों? क्योंकि मान ही सेम है, 8 6 दिए हुए हैं ना। तो क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। तो इस वाले से हम निकाल रहे हैं, आपको इस वाले से निकालना आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लेंगे त्रिभुज, ठीक है, बी ओ ए से, ठीक है। ये आपकी कर्ण दिख रही, दूर से दिख रही होगी, ये हमारी कर्ण है, ओके। तो यहां से ओ से ले लेंगे, ठीक। तो आपको पता है फार्मूला क्या लग जाएगा बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का बेटा लंब स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो कर्ण आपको ऑलरेडी निकालना है, निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आधार में कितना है, आप इसको आधार मान लीजिए, चाहे इसको आधार मान लीजिए, इसमें नो प्रॉब्लम, इसको आधार मान लीजिए, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका 8 है, 8 के मान लीजिए। अच्छा, आधार लंब किसी को मान सकते हैं, क्यों ऐसा हमने बोला, क्योंकि सिर्फ आपका जो 90 एंगल की जो जस्ट सामने होती है वही आपकी कर्ण होती है। 90 एंगल जहां बनता है और जो केंद्र है जो काट रही, तो ध्यान देंगे ये सब 90 एंगल बना रही हैं, इस सब 90 एंगल बना रही है। एक नंबर पूछा जा सकता है कि आयत में जो कर्ण रेखाएं होती हैं जब काटती हैं तो कितने एंगल का कोण बनता है, ऑप्शन दे देगा आपको 30 45 90 120। तो आपका यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जो ये आपका बनना एंगल, एक ये सब आपके 90 एंगल बनने हैं, पूछने को पूछ सकते हैं। इसलिए मैथ की मेथड को समझिए, ठीक। ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैथ के मेथड को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, 6 का हो जाता है 36 प्लस 8 का हो जाता है 64 हो जाता है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ का वर्ग हटाएंगे, अगर हम यहाँ का वर्ग हटाएंगे तो 100 जो आपका है वो रूट में आ जाएगा। जब रूट से बाहर निकालेंगे तब ये हमारा आ जाएगा बेटा 10, यानी जो आपकी जो ए बी की जो भुजा होगी, जो ए बी की जो भुजा होगी, जो ए बी की भुजा होगी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। होगी या नहीं होगी, सभी बच्चे बताएंगे होगी नहीं होगी। अगर होगी तो ऑप्शन में ऑप्शन है या नहीं है सबसे पहले चेक करेंगे। तो ऑप्शन पहला 9 करेक्ट नहीं है, गलत है आपका। ऑप्शन सेकंड में ही 10 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सेकंड को ब्लॉक किया जाए ना, सेकंड ऑप्शन यानी 10 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही है। ओके बेटा, तो सभी बच्चे इस ऑप्शन को, ऑप्शन के साथ सवाल को जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। मजा आने वाला है, बस आप नोट करते थे। चलिए नोट करिए आप लोग। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 12 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। पहले समरूप का मतलब होता है उनके जो भुजा, जो एंगल कोण होंगे वो समान होंगे। तो हम 2 त्रिभुज पहले बना लेते हैं। क्या बेटा, पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं। सवाल नंबर है आपका ये 12, ठीक है। 12 नंबर सवाल में पहले 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। एक त्रिभुज ये है, इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। 2 आपके त्रिभुजों हैं जिनकी भुजा है, एक की भुजा है इसकी 4:9 के हैं, 4:9 है 2 त्रिभुज, ठीक है। इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात जो आपका क्या होगा, इनके जो क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता होगा। देखो फार्मूला क्या होता है, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा अपॉन में क्या होगा, दूसरे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पहले त्रिभुज ABC की भुजा का
स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। तो पहले त्रिभुज की जो भुजा है आपकी, पहले त्रिभुज की भुजा कितनी दी हुई है? पहले त्रिभुज की जो भुजा है आपको 4 दी है, दूसरे की 9 दी है, तो 4:2। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9 का। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, उसके बाद 9 का हो जाएगा तो 81 हो जाएगा। 4 चौको 16, 81। ये क्या आपके निकल आए? ये आपके पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, तो जब इनका अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा? त्रिभुज ABC का अनुपात त्रिभुज PQR का जो अनुपात निकलेगा वो 16:81 होगा। आपका ये सही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे 16:81 किसी ऑप्शन में है तो आपका पहले ऑप्शन में नहीं है, आपका लास्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है 4 नंबर उसमें आपका देखिए 16:81 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इन फार्मूलों को नोट करते चलिए। और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज कंप्लीट मैथ हाई स्कूल की पढ़ी उनको ये सवाल बहुत इजी लग रहे होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है अभी तक, कुछ बच्चे होते हैं घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे कृपया करके प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट करते चलिए। अब नहीं, उस बाकी सारे बच्चे भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे प्यार से करिए। ओके बेटा, चलिए आपका सवाल नंबर 13। देखिए सबसे पहले आप 13 नंबर सवाल डालेंगे। देखिए 13 में लिखा क्या हुआ है? 13 में लिखा हुआ है यदि, क्या लिखा है? यदि tan थीटा बराबर tan थीटा यानी 4 लिखा, आगे 4 भी लिखा है, 4 tan थीटा बराबर अगर 3 है तो आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, बाकी आप लोग बोर्ड में देखते चलिए सवाल क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा tan थीटा बराबर 3 अपनी जगह रहेगा, 4 हमेशा गुणांक नीचे आता तो आ जाएगा। tan थीटा का जो मान दिया है वो 3/4 दिया। जो सवाल दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए क्या दिया है, वो दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा, और जो इसके नीचे दिया हुआ है वो दिया है 4 sin थीटा प्लस का cos थीटा। बेटा ये आपका सवाल दिया हुआ है, दिए तो अच्छा ध्यान से देखें, यहाँ पे tan थीटा का मान दिए हुए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि यहाँ से हम cos को कॉमन ले लेंगे। ये प्रक्रिया आप बहुत कर चुके होंगे। यहाँ पे अगर देखो ऊपर लाइन से अगर हम cos को कॉमन लेंगे तो आप लोग एक चीज कहेंगे, सर यहाँ पे तो cos है नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ से cos तो ले लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन सर आपका cos इस जगह पे नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे क्या? यहाँ पे हमने cos थीटा से गुणा और cos थीटा से भाग करा दिया, नो प्रॉब्लम ना। तो cos थीटा से गुणा cos थीटा से भाग करा दिया, तो यहाँ वाला ऊपर वाला तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन नीचे वाला तो बच रहा है, तो नीचे वाला बच रहा है तो क्या हो जाएगा? यानी नीचे वाला बच रहा है तो कोई बात नहीं। आपको पता है साइन ऊपर है cos नीचे है, साइन ऊपर है, ध्यान से देखिए साइन ऊपर है cos नीचे है, तो फार्मूला किसका बनता है? tan थीटा का बनता है। यानी tan थीटा बराबर आपका होता है साइन अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार आपका जो cot थीटा होता है वो होता है बेटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने आपको मैथ पढ़ाई है, जिसको आप, जिन बच्चों को त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं आती है वो आप लोग जाएंगे, ठीक है, गोल एकेडमी क्लास में आप डालेंगे। ठीक है, उसमें आपको पूरी क्लास त्रिकोणमिति की आपको दी गई है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो ये आपका, और उन्हें फार्मूलों को विधिवत समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज क्लास को अच्छे से देख लीजिए, तो और हर एक क्लास को स्टार्टिंग से देखें तो और मजा आएगी। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बचा? अब यहाँ पे बचा क्या? tan थीटा बचा या नहीं? तो यानी 4 tan थीटा बचा। यहाँ से तो cos ले लिया था तो 1 बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, अब आगे नीचे जो ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे है, बस अंतर इतना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो कोई बात नहीं, हम अंतर को अंतर रहने देंगे, यानी प्लस रहने देंगे, बाकी तो आपका सेम हो जाएगा।
सेम लिखते हैं, जो ऊपर है वो नीचे है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट है तो प्लस माइनस से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस कॉस हमारा ढिचकियों यानी कट जाएगा। अब आपका बचेगा 4 tan थीटा माइनस 1, तो 4 और आपको पता है tan थीटा बराबर 3/4 है, आप 3/4 लिख देंगे माइनस का 1। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा है 4 इंटू tan थीटा बराबर 3/4 है, जो कह रहा हम करते जाएंगे। 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, यहाँ बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब होता है 2, यहाँ बचा 3 1 4, 3 1 4 होता है, 2 1 2 2 दूनी 4, आपका क्या आ गया 1/2। आपका क्या आ गया बेटा 1/2, तो आपका 1/2 देखो ऑप्शन में है या नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड नंबर में आपका 1/2 है, तो आप थर्ड नंबर के ऑप्शन को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि थर्ड ही ऑप्शन में आपका 1/2 है। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। तो जिन बच्चों ने थर्ड नंबर ऑप्शन पहले से कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप मतलब मन से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए आपका हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे 14 नंबर भी त्रिकोणमिति से है, तो यहीं पे हम लोग आप लोगों को बताया दे रहे हैं 14 कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम 14 नंबर सवाल को कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, छोटा सा है 14 नंबर इसीलिए, ठीक है, ये ऑप्शन आपने तो लगा ही दिया है, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर में लिखा है sin 75, क्या लिखा है sin 75, नीचे दिया है cos 15, यही दिया है ना, हाँ वेरी गुड, यही दिया है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोगों ने ऐसे सवाल बहुत सारे पढ़े होंगे, सबसे इजी अभी तक के ऑप्शन में से ये है सवाल। तो सब बच्चे एक बार वीडियो को रोकें और इस सवाल को पहले करके दिखाएं, कोशिश करें पूरी करने की, ठीक है। ओके ना, आप ऑलरेडी मैथ पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको मॉडल पेपर समझाया जा रहा है, क्लास नहीं पढ़ाई जा रही। थोड़ा आप लोग हमसे पहले करने की कोशिश जरूर किया करिए, क्योंकि आपके पेपर में सेम सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ऊपर वाली जो sin 75 है ऐसे लिखा रहेगा, नीचे जो आपका cos 15 दिया है इसको आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा 15 को लिख क्या सकते हैं 90 माइनस 75, एक चीज बता दे रहा है, बात ऊपर से ही तोड़ा जाता है, ठीक हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ sin 75 लिखा आप लिख देंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, थीटा में 75, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो आपका इसका आंसर क्या है 1। ऑप्शन में 1 है या नहीं, सबसे पहले देखेंगे 1 है या नहीं, है बिल्कुल। सेकंड नंबर में 1 लिखा है, तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन वाला 1 सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। दोनों त्रिकोणमिति के सॉल्व हो गए, ओके बेटा। चलिए 14 नंबर, ठीक, पहला ऑप्शन हो, सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग इन्हें नोट करते चले और प्रैक्टिस करते चले साथ में, ओके बेटा। चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके बेटा, चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर आपका 15 में लिखा हुआ है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो कह रहा है पहले वो करिए, पहले कह रहा है एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का परिमाप है किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप जो है सो लिखिए, लिखा। जो वृत्त का परिमाप है आपके वर्ग के बराबर है। जो वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है बेटा 2πr, ठीक है। क्या होता है 2πr, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 2πr होता है। उसके बाद जो वर्ग का होता है, वर्ग का मतलब होता है एक वर्ग होता है ऐसे, ठीक है, ये वर्ग होता है 1 2 3 4 भुजाएं होती हैं, तो कितना परिमाप हो गया, यानी 4a। भाई अगर भुजा का नाम ए देंगे तो 4a, तो इसका वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप काट देंगे इसको 2 दूनी 4, तो a का जो मान निकलेगा वो निकलेगा πr/2। ये a बराबर आपका है, यानी जो वर्ग का ये परिमाप के जो एक भुजा निकली, जो भुजा आपकी है वो एक जो भुजा है वो πr/2 है। नो डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, तो यहाँ तक इतना रहने दीजिए। फिर आगे आप हिंदी पढ़िए, फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कह सकते हैं आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, क्षेत्रफल अपॉन में आपको क्या बताना है, अपॉन में आपको बताना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल,
ठीक, क्या करना है, क्या अनुपात बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप पाई आर स्क्वायर रख देंगे। और जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा में क्या ए, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए मान रखेंगे यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ध्यान से देखेंगे ए में कितना दिया है, ए में दिया है पाई आर, यानी आप लिखेंगे पाई आर और यहाँ पर हमारा 2। ध्यान से देखेंगे तो वर्ग लेगा, हम वर्ग 2 लगाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं गड़बड़ी करना है, बस नॉर्मल सा सवाल है, अगर ध्यान से करेंगे तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख रख देंगे। नीचे देखिए यहाँ का वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2 दुनिया 4, ये हमारा आर स्क्वायर कट जाएगा, पूरा पाई कट जाएगा, ये 2 पाई में 1 पाई कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा ये 4 ऊपर चला, देखो इसका बटे नहीं है। देखो जब 3 चीजें होती हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये चीजें लिखी हैं। ठीक है, 4 चीजें लिखी हैं, तो जब 4 चीजें लिखी होती हैं तो 5 गुणा दूर गुणा कराते हैं, यानी इसका क्या कैटेगरी बनेगा 1। ठीक है, अगर 5 का गुणा दूर 1/4। ठीक है, और इनटू में जब जाएगा वो ये जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो, या आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा, यानी 5 गुणा ये और इसका गुणा। 5 का गुणा होता है, दूर का गुणा होता है, तो 1 4 का गुणा हो जाएगा 4, 3 दूना 6, आपका ये आ जाएगा। अगर यहीं पर आपका 3 संख्या दे, नहीं तो 4 चीजें होती है तो 5 गुणा दूर गुणा करा देते। ठीक, यहीं पे आपको अगर 3 संख्या देते तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ दिमाग में इतना डालना रहता है कि किसका अपॉन दिए था। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस ये अपॉन आपस में है, यहाँ पे अपॉन नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, 5 दूर गुणा लगाएं, ये 3 3 9 4 1 4, ये हो जाएगा। वही इसी प्रकार इसका अपॉन नहीं था, इसका ऑलरेडी है तो यहाँ 1 मानेंगे, इसका 5 गुणा 4, यानी ये उसकी हो जाएगा आपका 4 का गुणा कराएंगे ऊपर तो 1 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। नीचे आपका ये बचा पाई, बच गया। ओके, आपको पता है जो पाई का मान होता है, आप 4 लिखेंगे, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। 4 का गुणा 7 का ऊपर गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 7 का गुणा जब करा देंगे ऊपर 7 चौक 28 और नीचे 22। ठीक है, अब इसको काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 11, यानी ये आएगा 14/11। तो आपका जो अनुपात निकलेगा, ठीक है, अनुपात, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, आगे लिख देंगे 14/11 आ गया, यानी वृत्त का जो अनुपात निकलेगा। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकलेगा, वृत्त, आप देखो ऑप्शन में लगाएंगे तो ये सब लिखना जरूरी नहीं, आप यहीं से आप सीधे टिक लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सवाल समझा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होगा 14/11, आपका ये आंसर हो जाएगा 14/11। तो 14/11 किसी ऑप्शन में है, ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो सेकंड नंबर में ही आपका 14/11 दिया है। कौन सा ऑप्शन में, सेकंड में ही दिया है 14/11, तो 14/11 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका 15 नंबर सवाल हो गया। ठीक है बेटा, तो आप लोग 1 नंबर सवाल पे टिक करते करते सवाल को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए सवाल नंबर आपका 16। ठीक है, आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे देखिए बेटा। ठीक है, ठीक है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले 2 गोले, एक ये गोला, एक 2 गोले। अगर 2 गोले हैं तो दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, एक की R1 होगी, एक की R2 होगी, सिंपल सी बात। तो आपका लिखा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेगा 2 गोलों के आयतनों का जो अनुपात होगा, जो दोनों गोलों के आयतन होंगे, ठीक, अनुपात में, वो होगा बेटा आपका पहले गोले का आयतन और नीचे होगा बेटा आपका दूसरे गोले का आयतन।
ये होगा फार्मूला, ठीक है। तो गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा आपका 4πr³। लेकिन यहाँ पे दो गोले हैं और त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो एक को R1 बोल देंगे, नीचे भी सेम होगा लेकिन त्रिज्या उसकी अलग होगी, ठीक। तो 4π कट जाएगा और दोनों गोले का जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है बेटा, ध्यान से देखिए 64/27 दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। 64/27 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाई 4 पे भी कटा हुआ है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 लिख सकते हैं, 27 को 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे R1/R2 का क्यूब, ठीक है। क्यूब दोनों तरफ कट जाएगा, ये बचेगा 4/3 R1/R2 ये बचेगा, नहीं R1 3 आ जाएगा, R1 4 आ जाएगा, R2 आपका 3 आ जाएगा। आगे आपको कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके पृष्ठफलीय क्षेत्रफलों का, यानी हम लिखेंगे आपके बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसमें भी होगा, पहले देखो आयतन निकालेंगे क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन होगा वो होगा आपका 4π, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला आप हिंदी लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक। 4πr1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे होगा 4πr2 का स्क्वायर। पहले बार वह विकल्प भी आप लोग फास्ट करिए, हम आपको स्टेप बताते हैं, आपको जो स्टेप लगे मुझे क्लियर है उसको जरूर नहीं आप करें, आप ऑप्शन के अनुसार करेंगे, हम आपको सवाल समझाने के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। 4π कट जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा R1/R2। तो R1/R2 जो है आपका 4/3, आप 4/3 लिखें, होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि दोनों में है तो कंपल्सरी होल स्क्वायर लग जाएगा। ये आ जाएगा 4 × 16 3 3 9, यानी लिख सकते हैं हम 16:9, यानी आपका आंसर आएगा 16:9। तो आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए 16 किसी ऑप्शन में है तो ना पहले में ना दूसरे में, लास्ट ऑप्शन जो आपका 4 नंबर में लिखा है, 4 नंबर ऑप्शन क्या लिखा है 16:9। तुरंत आप 4 नंबर की 16:9 में टिक लगा देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, तो सभी बच्चे टिक लगाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कलम से लिख के मेहनत कर लीजिए, हम भी तो बता रहे हैं आपको, तो हम भी तो ऑप्शन आपको कुछ नहीं सवाल पढ़ते हैं, हमें पता ही था कौन सा ऑप्शन क्या है तो हम आपको बताते जाते हैं, लेकिन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं तो आप लोग भी सॉल्व करके ही लिखेंगे। ओके बेटा, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 17 नंबर, ठीक है। जरा आप बोर्ड पे देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है आपका, देखो 17 नंबर सवाल में कह रहा है 1 से 10 तक, देखो बात यहाँ पे समझिएगा, 1 से 10 तक कह रहा है, तो 10 तक कहे तो ओ आप दो पहले 1 से 10 तक धनात्मक विषम, धनात्मक आपको विषम, पहली बात विषम को समझिए, विषम संख्याएं लिखना है। अगर 1 से 10 तक कहेगा तो आप 1 से स्टार्ट करोगे लिखना, 10 तक जितनी भी उतनी उतनी लिखोगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन और कर सकता है आपसे 1 से 10 के बीच की लिखिए तो आप 1 और इधर की संख्या को छोड़ देते हैं, फिर बीच में जो भी संख्या होती है वो लिखते हैं, चाहे विषम कहे चाहे सम कहे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग माइंड रखिए, बीच के गए तो बीच की लिखेंगे, अगर तक बोले तो इधर दोनों की लिखी जाएंगी, इसका दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक। तो 1 से 10 तक संख्या लिखना है और संख्याओं का समांतर माध्य होगा, क्या बोला, संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो आपको पता है जो माध्य का फार्मूला होता है, देखो 1 से 10 तक विषम संख्याएं कौन सी होंगी, देखो संख्याएं कौन सी होंगी, 1 होगा, ठीक है, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। ये तो आपकी संख्या होगी विषम, सब बात नहीं, विषम संख्या 1 3 5 7 9 होगी, ठीक है। फार्मूला होता है बेटा माध्य, क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग अपॉन में होता है संख्या, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो माध्य पूछ रहा है, ठीक, संख्याओं का योग यानी 1 3 सब प्लस में लिख देंगे, 7 प्लस का 9, ये आप लिख देंगे, ठीक। संख्या कितनी है काउंट करिए, 1 2 3 4 5, आप यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। संख्या कितनी है,
1 2 3 4 5 आप लिख देंगे। आप क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 3 10 और 9 1 10 20 5 25 आप जोड़ चाहे जैसे सकते हैं। 25 बटे 5 आएगा, 25, तो ये कितना आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना आएगा आपका 5। तो विकल्प में आप जल्दी से देखिए 5 किसमें लिखा है, तो विकल्प में जब देखेंगे तो 5 आपका 4 नंबर में 5 लिखा हुआ है ना, तो विकल्प नंबर आपका ऑप्शन नंबर जिसमें 5 आया यानी 4 बिल्कुल आपका करेक्ट सही होगा। ओके, तो बेटा सब लोग 4 नंबर ऑप्शन में 5 नंबर को टिक कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए बेटा 18 नंबर में सवाल कह रहा है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो आलेखीय विधि से सिर्फ और सिर्फ त्वरण को प्राप्त किया जा सकता है। आलेखीय विधि, इसको याद कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ त्वरण विधि से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ओके बेटा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद आपका 19 नंबर सवाल। ओके, यहीं पे 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भी बोर्ड में जगह है। तो 19 नंबर सवाल आपका कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य तथा बहुलक है। ठीक है, तब माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तब आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, थोड़ा ये सवाल ध्यान से देखिएगा। 18 हो गया, ये 19 नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर आप लोग बोर्ड पे जो सवाल लिखा हुआ दिया हुआ है आप लोग उसे पहले पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन को देखिए, फिर सवाल को कीजिए। ठीक है, 19 नंबर। तो सबसे पहले आपको माध्य, जो आपको माध्य है वो दे रहा है आपको 27। ठीक है, और कॉमा जो बहुलक है बेटा, जो बहुलक है वो आपको दे रहा है 45। ठीक है, ये आपको दे रहा है। अब देखो जिसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिएगा जो का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है माध्य। क्या होता है बेटा, माध्य माइनस बहुलक। क्या होता है फार्मूला, माध्य माइनस बहुलक बराबर, माध्य माइनस बहुलक बराबर में 3 और गुणे में इनटू और ब्रैकेट में होता है माध्य। ठीक है, माइनस माध्यिका। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए माध्य आपको कितना दे रहा है बेटा 27 माइनस बहुलक जो है आपको वो दे रहा है 45। आप वैल्यू को नोट करते चलेंगे, बराबर 3। माध्यिका में आपको दे रहा है 27, माध्य में 27 दे रहा है, माध्यिका आपसे पूछ रहा है तो आप माध्यिका को ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, अब 45 में से जब आपका 27 आएगा तो माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, 45 से 27 जाएगा, माइनस का 18 बचेगा। ये आपका 3 27 माइनस का माध्यिका। ठीक है, ये आप लिख देंगे। ठीक, 3 से काटेंगे तो 6 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 6 बराबर 27 माइनस का माध्यिका। ठीक है, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब माध्यिका को अगर हम इस साइड लाएंगे, यहाँ पे जो आपकी माध्यिका है बेटा, माध्यिका है वहां बना हुआ है। ठीक है, ये जो माध्यिका है वो जब इस साइड लाएंगे, इधर माइनस की, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो ये बन जाएगी आपकी माध्यिका बराबर 27 अपनी जगह पे, 6 उस साइड जाएगा। बात को समझिए, 6 उस साइड जाएगा, यहाँ पे माइनस का उस साइड प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 तो हो जाएगा फार्मूला माध्यिका बराबर 27 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33। अब देखिए ऑप्शन नंबर 33 किसमें लिखा हुआ है, तो आप सेकेंड ऑप्शन, कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन में 33 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग तुरंत 33 नंबर में टिक करेंगे और इस फार्मूले के साथ
इस फार्मूले के साथ आप इस सवाल को नोट करते चलेंगे, ठीक है। इस बार जो आपका बोर्ड पैटर्न है बिल्कुल इसी पे है, कोई बेटा नहीं, ये हमने गूगल में जाके यूपीएमएससी आप डालेंगे, ये खुद जो है गवर्नमेंट ने आपको दिया है, उसी पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसे तुरंत नोट करते चलेंगे क्योंकि इसी पैटर्न पे इस बार पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। इसे चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर आपको 20 आपका कह रहा है, बोर्ड में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ओके, लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों की से प्रकार और से कम प्रकार की संचाई बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा चित्र से हम लोग समझते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोगों ने, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाले सवाल। तो आप लोगों ने जब त्रिकोण बनाने के लिए आप लोगों ने ऐसे लाइन ड्रॉ की होगी, ठीक है। जो इस साइड होती है ये लगे, यहाँ पे हम लिखते हैं हमेशा संचाई बारंबारता वाले, संचाई बारंबारता। यहां पे लिखते हैं हम लोग निम्न सीमा, या अंक बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक। कुछ अंक ऐसे ऐसे दिए होते हैं, हमारे दिए होते हैं, कोई भी अंक होते हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे अंक हम लोगों को दिए होते हैं, ठीक। ओके, यहाँ जब हमारा त्वरण जो बन के जाता है, बात को समझिएगा, देखिए जो हमारा त्वरण बन के जाता है, वो आपका जो त्वरण बन के जाता है बेटा, अगर यहाँ इस बिंदु से बनना स्टार्ट हुआ, इस बिंदु से कुछ ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे कोई डायग्राम ऐसे जाता है, कुछ इस प्रकार का आपका जाता है। इस जो बिंदु बन के जाता है, ये क्या होता है, से कम प्रकार वाला होता है। ये क्या होता है, से कम प्रकार से ये से कम प्रकार वाला होता है, ठीक है। और जो इस साइड से बन के जाता है, या ऊपर से यहाँ से आता है, यहाँ से कोई बिंदु ली ऐसे ऐसे बन के आता है, मान लीजिए ये आया, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। जो ये आता है आपका, ठीक है, ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं अधिक प्रकार, से अधिक प्रकार, ठीक, ये आपका होता है, ठीक है। इसके बीच में जो ये आपका बिंदु मिला, ठीक, एक यहाँ पे इन दोनों से कम प्रकार से अधिक प्रकार से जो रेखाएं बनी, इससे जो बिंदु मिलता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक, इस पे जो ये आपका दिख रहा है, ठीक है। अब आगे आप थोड़ा और पढ़िएगा, उसमें लिखा है प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त, ये आपके भुज आंकड़ा होता है। इस पे आपको जो ये बिंदु मिला है, ये बिंदु, इसको जो मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं, माध्यक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माध्यक। और हमें यही बताना था, तो देखो माध्यक कहीं पे लिखा है, तो सेकंड ऑप्शन में आपका माध्यक लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में आप सभी बच्चों का माध्यक लिखा हुआ है। तुरंत आप लोग सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे और इस सवाल को नोट जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का इस बार हाई स्कूल का 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप सभी लोगों को हम खंड आ समाप्त हुआ, अब खंड 22 स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक खंड आ चल रहा था, अब खंड 22 स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपका एक नंबर के थे 20 क्वेश्चन आपके, वो आपको हमने कंप्लीट बता दिए। आप लोग इन एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों के लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल, ठीक है। वेरी गुड, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस ये याद रखिएगा, अगर 20 नंबर का ठीक है टिकआउट का आ रहा है एक का, यानी 20 में, तो आपको, ठीक है, आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा 30 का, हो सकता है आपका 30 में आपको नहीं तो अगर 30 में 28 तो मिल ही जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, हो सकते हैं। अगर 20 में आपको 20 लाने हैं ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में, ये याद रखिएगा 20 में आपको 20 लाने हैं ऑब्जेक्टिव में, बाकी आगे भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। बस 20 में 20 लाने हैं ऑब्जेक्टिव, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पढ़ डालिए, छोटे छोटे सारे सवाल पढ़ डालिए। एक तरफ बैठिए, बुक उठाइए, पहले जो भी एक्सरसाइज थे त्रिकोणमिति उठाइए, कभी पारंपरिकता उठाइए, कोई भी उठाइए, तो सारे विकल्प पढ़ा दिए, ठीक है। ओके बेटा, आप ऐसे पढ़िए, इसके बाद खंड बाबू समझाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।